हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मानव फेफड़ा, ह्यूमन लंग्स। आज हम लोगों को मनुष्य यानी कि मानव के फेफड़ा के बारे में अध्ययन करना है। मानव का फेफड़ा क्या होता है, कैसा होता है और क्या कार्य करता है, आज इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये है मानव का फेफड़ा। आप यहाँ पर चित्र के द्वारा देख पा रहे हैं कि ये है मानव का फेफड़ा। आज इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोग बिना वीडियो को क्लिक किए, बिना भगाए, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मानव की वक्ष गुहा में हृदय के पास दो फेफड़े उपस्थित होते हैं। दायां फेफड़ा तीन, बायां फेफड़ा दो पालियों से बना होता है। तो जो फेफड़ा होता है वो मनुष्य के वक्ष भाग में पाया जाता है। तो कई लोग होते हैं कि वक्ष भाग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उन लोगों को वक्ष भाग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मनुष्य बना लीजिए आप लोग ऐसे करके और यूं करके एक मनुष्य ऐसे दिखा, सिर्फ दर्शा दीजिए आप लोग। दर्शाने के बाद ऐसे इसका गर्दन थोड़ा बनाइए, इसे ऐसे बना दीजिए, इसका बाह बना दीजिए, ठीक। उसके बाद ऐसे ला करके ऐसे बनाइए और ये आ करके यहाँ से पैर निकल जाएगा ऐसे। बस इसको थोड़ा सा दर्शा देना है हमें। तो यहाँ पे आपको ये भाग जो दिखाई दे रहा है, ये भाग यहाँ पे, ये भाग जिसको हम चेस्ट छाती बोलते हैं, तो इस भाग को हम बोलते हैं वक्ष। इस भाग को हम बोलते हैं वक्ष, और इस भाग को बोलते हैं सिर, और इस भाग को बोलते हैं उदर। यहाँ से यहाँ तक के भागों को उदर बोला जाता है। यानी कि मनुष्य का शरीर तीन भागों में बटा होता है। सिर, वक्ष और उदर तीन भागों में बटा होता है। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भाग है ये वक्ष भाग है, और यहीं पे फेफड़ा हम लोगों का उपस्थित होता है। तो यहीं पे फेफड़ा यहाँ पे ऐसे जो है उपस्थित होता है, ये वाला फेफड़ा यहाँ पर उपस्थित होता है। तो वक्ष भाग में, मनुष्य के वक्ष भाग में फेफड़ा उपस्थित होता है। अब ये भी बात बता रहा है कि जो बायां होता है वो तीन पाली में बटा होता है और दायां जो है दो पाली में बटा होता है, या एक से दो पाली में बटा होता है। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मानव के वक्ष गुहा में हृदय के पास, यानी कि जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसके पास दो फेफड़े उपस्थित होते हैं। दायां फेफड़ा तीन, बायां फेफड़ा दो भागों से बना होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो दाहिना है ये दो भागों में बटा होता है, और जो बायां है वो तीन भागों में बटा होता है। एक दो तीन भागों में बटा होता है और ये दो भागों में बटा होता है। फेफड़ा दो फुफ्फुस आवरण यानी कि ल्यूरा या प्ल्यूरा द्वारा घिरा रहता है। तो जो फेफड़ा होता है यह चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसको हम फुफ्फुस आवरण या इसको कह सकते हैं कि फेफड़ा का आवरण, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं प्लूरा। प्लूरा द्वारा घिरा रहता है। ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहते हैं। फुफ्फुस आवरण के मध्य फुफ्फुस आवरणी तरल यानी कि प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। फुफ्फुस आवरणों के मध्य कोटर में कोई वायु उपस्थित नहीं होती है। ये कोटर फेफड़ों को चिपकने से बचाती हैं। दोनों फेफड़ों के कोटर अलग अलग होते हैं। दुर्घटनावश जब दोनों कोटरों में वायु प्रवेश नहीं कर जाती, यानी कि प्रवेश कर जाती है, तब फेफड़े चिपक जाते हैं।
देखिए दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो फुफ्फुस आवरण होता है, फुफ्फुस फुफ्फुस आवरण चारों तरफ से इसको घेरे रखता है, और यह दो झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है, और दो झिल्लियों के बीच में फुफ्फुस तरल भरा होता है, यानी कि ये तरल भरा होता है, यहाँ पे ये सारा तरल भरा होता है। इसको घर्षण से बचाता है, इसको बाह्य घातकों से रक्षा करता है। अगर देखा जाए तो यह दोनों कटरों को चिपकने से बचाता है। अगर मान लीजिए कि अगर दुर्घटना होती है, कोई बात होती है या फिर आघात पड़ता है, तो ये जैसे ही इस पे बल पड़ता है, ये दोनों आपस में चिपक जाती हैं और ये आसानी से बच जाती हैं। बाय द वे, अगर ये फट जाता है, फुफ्फुस आवरण फट जाता है, तो आदमी की मौत भी हो सकती है, क्योंकि सारा हवा बाहर की तरफ निकलेगा, और इस घटना से कोई नहीं बचा सकता है। तो इसलिए हमें कोटरों में वायु जाने से बचना चाहिए। तो इस तरह से ये होता है इसकी संरचनाएं। मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी यानी कि ब्रैंकस प्रवेश करती हैं, तथा फेफड़े के अंदर लगातार उपविभाजित होकर द्वितीयक तथा तृतीयक श्वसनी ब्रैंकिस श्वसनिकाएं, अंतस्थ श्वसनिकाएं तथा श्वसन श्वसनिकाएं बनाती हैं। श्वसन श्वसनिकाएं वायु कूपिका वाहिनी में उपविभाजित होती हैं, जो वायु कूपिका कोश में खुलती हैं। अब इतना जानने के लिए हमें इसके आंतरिक भागों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका आंतरिक भाग मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है इसका आंतरिक भाग। मैं आंतरिक भाग के बारे में दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, यानी कि थोड़ा सा ये सेक्शन किया गया है, कटिंग किया गया है, काट करके थोड़ा सा दिखाया गया है भाग इसका कि कैसे होता है। तो ये इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। इसमें तो बताया नहीं गया, सिर्फ इसमें दिखाया गया है कि हाँ ये कैसा होता है, थोड़ा सा सिंपल बताया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के भाग के अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये श्वसन नली आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये श्वसन नली है। मैं इसको यहाँ पे बड़ा थोड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आपको ये नाल दिखाई दे रहा है, यही श्वसन नाल है यहाँ पे, जिसे मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये है श्वसन नली। अब आपको बताया गया है कि श्वसन नली के नीचे, यानी कि श्वसन नली विभाजित किसमें होती है, तो प्राथमिक ब्रांकस में, यानी कि श्वसनी में। प्राथमिक श्वसनी किसमें विभाजित होती है, तो द्वितीय श्वसनी में। जो ब्रांच निकलता है, जो देखिए श्वास नली से जो ब्रांच निकलेगा, इस ब्रांच का नाम हम रखते हैं प्राथमिक श्वसनी। और जो प्राथमिक श्वसनी से जो निकलती हैं उसको हम द्वितीय श्वसनी कहते हैं, और जो द्वितीय श्वसनी से निकलती हैं उसको हम तृतीय श्वसनी कहते हैं। और ये श्वसनियाँ, तृतीय श्वसनियाँ बार बार विभाजित होकर के उप उपसखनी उप श्वसनिकाय का निर्माण करती हैं, यानी कि श्वसनिकाय का निर्माण करती हैं, बार बार विभाजन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी जो है नलिकाएं के रूप में है, तो हम इसको कह सकते हैं उप श्वसनिकाय कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फुफ्फुस धमनी है, यहाँ पे धमनी की शाखा है जो पतली पतली भागों में बटी हुई है, बहुत ही बारीक भागों में बटी हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इस भाग को हम कहते हैं, छोटे छोटे खंडों को कहते हैं। देखिए ये छोटा खंड, 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 इसको हम कह सकते हैं कूपिका। इसको हम कूपिका कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कूपिका या कूपिकाएं कहा जा सकता है इसको। और इसके जो चारों तरफ ये आसमानी कलर का जो आपको यहाँ पर जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको मैं अपने हाथों से बनाया हूँ। तो इस भाग को कहते हैं कूपिका भित्ति। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, तो कूपिका भित्ति बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कूपिका के बीच में जो भाग पाया जा रहा है, यहाँ पे इसको केंद्रीय मार्ग क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद जो बीच में जो पाया जाता है उसको हम
कूपिका नलिका कहते हैं, क्योंकि इसी नलिका से हवा कूपिका में प्रवेश करती हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे सेल्स हैं, यहाँ पर कोशिका है। इसको हम कहते हैं कूपिका के कूपिका के चारों कोशिकाओं का जाल, मतलब चारों ओर कोशिकाओं का जाल है ये। चारों तरफ कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, जो जिसमें जिसमें वायु आसानी से प्रवेश करता है और अपने अंदर इसको समाहित कर लेता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कूपिका नलिका, तो ये कूपिका नलिका है। चलिए इसके बारे में और भी आगे अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक कोश या एट्रियम से छोटी वायु कूपिका का एक समूह जुड़ा रहता है। दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये है फेफड़ा, और फेफड़ा के अंदर वाला भाग अभी अभी हम लोग देखे हैं। तो इसमें अनेक जो है कूपिकाएँ पाई जाती हैं, जो मनुष्य में लगभग 60 करोड़ कूपिकाएँ पाई जाती हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक जो फेफड़ा का भाग होता है उसमें लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा जो है कूपिकाएँ पाई जाती हैं। तो लगभग सही बात है कि 25-30 करोड़ पाई जाती हैं। तो लगभग अभी हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं कि ये जो कूपिकाएँ होती हैं वो जो छोटी छोटी जो कूपिकाएँ पाई जाती हैं वो लगभग मानव में दोनों मिला करके, दोनों की कूपिकाएँ मिला करके लगभग 60 करोड़ कूपिकाएँ पाई जाती हैं। बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि ये कूपिकाएँ हैं। देखिए जो अंदर पाई जाती हैं, जो छोटी छोटी पाई जाती हैं, इसको हम कूपिकाएँ बोलते हैं। और ये मानव में लगभग 60 करोड़ कूपिकाएँ उपस्थित होती हैं। और दोनों भाग एट्रियम में, यानी कि जो फेफड़ा हम लोगों का होता है, जो दोनों फेफड़ा होता है, उस फेफड़े में लगभग 30-30 करोड़ या 25 करोड़ से ज़्यादा, अर्थात 30 करोड़ लगभग पाया जाता है। तो दोनों मिलाकर के 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी कि 60 करोड़ कूपिकाएँ पाई जाती हैं जो हवा को अपने अंदर व्यवस्थित करती हैं। यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि श्वसन वायु कूपिका वाहिनी, एट्रियम एवं वायु कूपिकाएं एक श्वसन इकाई बनाती हैं। यानी कि श्वसन या और वायु कूपिका वाहिनी कह सकते हैं इसको। श्वसन यानी कि सांस लेने वाला जो श्वसनिकाएं होती हैं वो, और वायु कूपिका और वाहिनी, वायु कूपिका वाहिनी और एट्रियम एवं वायु कूपिकाएं, ये आपस में मिलकर के एक श्वसन इकाई बनाती हैं जिसको कहते हैं सांस लेना। यानी कि यह श्वसन इकाई का निर्माण करती हैं और हम लोग सांस ले पाते हैं और ऑक्सीजन ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वायु कूपिकाएं गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज की प्रमुख सतह है। यानी कि यह जो कूपिकाएं होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, यानी कि बाहर की तरफ ले जाती हैं, और ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ले जाती हैं और ब्लड में मिश्रित होकर के पूरे शरीर में पहुंच जाती हैं। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि गैसेस एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, यानी कि ये वहाँ पे चेंज कर देती हैं। जो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आता है उसको बाहर निकाल देती हैं, और जो ऑक्सीजन के रूप में आता है उसको जो है उसको अंदर ले लेती हैं। या फिर अंदर ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, शरीर में बन रहा है, वापस आता है तो खराब आता है, तो उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, मतलब कार्बन युक्त ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है जिसको बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो एक श्वसनीय इकाई बनाती हैं या वायु कूपिका, ये गैसीय विनिमय की चेंज की प्रमुख सतह है, यानी कि चेंज करने का कार्य करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये श्वसनिकाएं हैं, और यहाँ पे श्वसन श्वसनिकाएं हैं, ये श्वसनिकाएं हो जाएगा, और ये श्वसन की जो नलिकाएं हो जाएंगी। और फिर ये जो दोनों तरफ पाया जाता है, जो फेफड़ा पाया जाता है उसको हम एट्रियम बोलते हैं, ये एट्रियम हो जाएगा। और ये सारे के सारे सिस्टम मिल करके एक गैसीय एक वायु कूपिकाएं, यानी कि गैसीय वायु कूपिकाएं अंदर प्रवेश करती हैं, और ये गैसीय विनिमय की कार्य की प्रमुख सतह है। यानी कि ये ऑक्सीजन आता है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है।
प्रत्येक वायु कूपिका अत्यंत सूक्ष्म पतले सदृश संरचना है जिसका व्यास लगभग 0.2 mm होता है। इसकी अत्यंत पतली भित्ति में रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है जिससे रुधिर एक सतत परत रूप में प्रवाहित होता है। या सतत का मतलब कि कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार परत रूप में प्रवाहित होता है। वायु कूपिका द्वारा गैसीय विनिमय के लिए बनी झिल्ली का निर्माण कूपिका की उपकला कोशिका की अंतः उपकला के मध्य उपस्थित आधारीय कला होता है। तो प्रत्येक वायु कूपिका सूक्ष्म नलिका का बना होता है। अगर कूपिका को अगर ध्यान से देखने पर ये प्याले की भांति दिखाई देता है, छोटा छोटा एक प्याले की भांति दिखाई देता है। ऐसे ध्यान अगर दिया जाए तो ऐसे प्याले की भांति ये दिखाई देता है। ये वाला भाग आपको दिखाई देगा, प्याले की तरह दिखाई देगा, जिसका व्यास लगभग होगा 0.2 mm का होगा, मिलीमीटर का होगा, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म होगा। इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है आसानी से, बहुत ही छोटा होता है ये। अब मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो अत्यंत पतली जो भित्तियाँ होती हैं, जो ये भित्तियाँ आपको दिखाई दे, देखिए कूपिका भित्ति, यानी कि ये चारों तरफ से जो दीवार इसका वाल लगा होता है, ये रुधिर का एक जाल इसमें पाया जाता है जिससे रुधिर का सतत परत रूप में प्रवाहित होता है, यानी कि इसके चारों तरफ रुधिरें प्रवाहित होती रहती हैं, यानी कि ब्लड आता जाता रहता है इसमें। अच्छा, इसके बाद मैं बता दूं कि वायु जो कूपिका होता है, इसके द्वारा गैसीय विनिमय की बनी झिल्ली का निर्माण होता है कूपिका उपकला, यानी कि चारों तरफ से जो कूपिका उपकला होता है वो घिरा होता है और इसमें रुधिर वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। ये चारों तरफ एक झिल्ली से घिरा होता है। हाँ, तो जो बाहरी उपकला होती हैं वो अंतस्थ उपकला से बनी होती है, यानी कि जो अंदर में जो अंदर की तरफ जो कला पाई जाती है उसी से बाहर कला का निर्माण होता है। वायु कूपिका की भित्ति सल्की उपकला यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम एक प्रकार का ये टिश्यू है और यह उपकला है जो जिसको हम सल्की उपकला कहते हैं। सल्की का मतलब हो गया कि जो इसका जो ऊतक होगा वो जो है लगभग इस तरह की संरचनाएं बनाएंगे। सल्की उपकला यानी कि छोटे छोटे कोष्ठकों में इसकी ऊतक बटी होती हैं, तो ये सल्की उपकला की बनी होती हैं। सल्की उपकला की बनी होती हैं। श्वसनी एवं श्वसनिकाएं पश्चमाभि उपकला यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम द्वारा आश्रित होती हैं। सिलिएटेड का मतलब कि पतली पतली, ऐसे पतली पतली जो है सिलिया पाया जाता है, उसमें रुमाभ पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो श्वसनी एवं श्वसनिकाएं जो होती हैं वो पश्चमाभि उपकला से आश्रित होती हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये श्वसनी है यानी कि श्वसन नली है और ये सारा का सारा यहाँ तक जो है श्वसनी में आ जाता है। तो ये श्वसनी जो होती हैं ये जो है सिलिएटेड उपकला से बनी होती है, स्क्वैमस उपकला से बनी होती है। जो भी इसकी कला है, जो दीवार है, ये स्क्वैमस कला से बनी होती हैं सारे के सारे। यहाँ पर ये श्वसनिक भाग होती हैं और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये श्वसनिकाएं हैं जो स्क्वैमस उपकला से बनी रहती हैं। तो हम सभी को पता है कि फेफड़ा का कार्य क्या होता है। तो फेफड़ा क्या करता है कि वायु इसमें ऑक्सीजन लेता है और फिर जो है ब्लड के साथ मिला करके इसको पूरे शरीर में फैला देता है। फिर ब्लड से आए हानिकारक जो है विषाक्तता गैसियस पदार्थ को फिर से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से ये फेफड़ा का कार्य होता है और ये है फेफड़ा का फिगर आप देख पा रहे हैं। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।